हेलो प्यारे दोस्तों, RSCIT के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अपना छठा वीडियो और इसमें हम यूनिट 11 और 12 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। 11वां यूनिट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक्स। थोड़ा सा कंप्यूटर का जो मतलब कह सकते हैं डीप जो नॉलेज है की आवश्यकता इसमें पड़ती है और बहुत ही काम की जो चीजें हैं कंप्यूटर के अंतर्गत काम करने की, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपने सुना होगा। जितने भी हमारी जो बुक्स वगैरह हैं, नोट्स वगैरह हैं, ये जो टाइप होते हैं या इनका जो क्या कहते हैं उसको फॉर्मेशन जो तैयार किया जाता है वो वर्ड द्वारा, या अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, मार्कशीट वगैरह हो या जो भी सारे के सारे उसके अंतर्गत आते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रश्नों को भी समझने का प्रयास करेंगे, और क्योंकि है इतने मुश्किल नहीं है, अगर प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएंगे। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं और के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? तो आपके पास लैपटॉप या जो भी है, मोबाइल में भी होता है वैसे, जो डिलीट ऑप्शन होता है उसके द्वारा आप उनको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ भी डिलीट लिखा हुआ है, इसी में वापस से डिलीट लिखा हुआ है, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन टैब किसमें उपलब्ध होता है? तो पेज ओरिएंटेशन, जिसको हम लेआउट भी बोलते हैं, बहुत सी बार पेज लेआउट भी कहते हैं, जिसमें कि आपको विड्थ कितनी रखनी है, अक्षरों की साइज, लाइन टू लाइन गैप वगैरह, ये सब पेज लेआउट के अंतर्गत, या कॉलम कितने रखने हैं इसमें आता है। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन आपको पेज लेआउट के अंतर्गत मिलता है। तीसरा है टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो इसके अंतर्गत ये जो रोमन संख्या आपने कभी सुना होगा कि अलग तरीके की गिनती लिखी जाती है, जैसे आप उसमें 5 लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, जबकि नॉर्मल हम 5 लिखते हैं गणित के, वो इस तरह से लिखते हैं। तो इसको हम फॉन्ट कहते हैं, अलग तरह का फॉन्ट होता है टाइम्स न्यू रोमन। और नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए आप कौन सी की दबाएंगे? तो एंटर दबाएंगे, और एंटर जैसे आप दबाएंगे तो जो आप लिख रहे थे अब तक, जो जैसे आपने यहाँ तक लिख दिया था, तो यहाँ पर आपका कर्सर है मूव कर रहा है, और जैसे आप एंटर दबाएंगे तो यहाँ से एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाएगा और आगे आप लिखना शुरू कर सके। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, इस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वालोकन कर सकते हैं। तो पूर्वालोकन करना आपको तो पहले देख लेंगे आपकी उसका लेआउट क्या है, तो प्रिंट लेआउट उसको कह सकते हैं। तो हमारे सामने डिस्प्ले पर आ जाएगा और उसको हम चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से प्रिंट होकर हमारे सामने आएगा। छठा क्वेश्चन है अपना, पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है? तो कभी अगर आपने फोटोकॉपी की है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लैंडस्केप करके और फोटोकॉपी करनी पड़ती हैं, जिसको हम आडे मतलब टाइप के कह सकते हैं, और बाकी जो होते हैं वो पोर्ट्रेट होते हैं। तो इसमें जो पहला है पेज ओरिएंटेशन ही इसका मतलब वो किस तरह से रहेगा, एक तो इस तरह की स्थिति बनती है एक पेज की, जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो, एक तो जैसे इस तरह का हो गया, इसको हम पोर्ट्रेट करते हैं, और एक लैंडस्केप यानी कि इस तरह की स्थिति बनती है वो लैंडस्केप। सातवां क्वेश्चन है अपना, इसमें इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? तो ये बहुत आसान है, आराम से जो सेटअप डायलॉग बॉक्स है उसमें जाएंगे और उसका सेटअप है उसको चेंज कर देंगे। इसमें सातवें में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, वर्ड 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला में बनता है? तो टेब्स में एक रिबन बनता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नौवां, और इसके अंतर्गत हमसे पूछा गया है, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? हेडर और फुटर वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है, भी जो पेज है उसमें अगर हेडर और फुटर है तो थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, ऊपर की साइड में भी और नीचे की साइड में भी। जो दस्तावेज है उसकी जो मतलब वो उसका शो ऑफ है, दिखावट है, वो थोड़ी बढ़िया हो जाती है, यानी कि 90 में जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए बड़े दस्तावेजों को अधिक पठनीय, ऐसा कोई मतलब और अलग नहीं है, बस दिखावट सुधारने के लिए ही ये होता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10वां अपना, इसमें हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फीचर
सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। यानी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, तो हटाने का मतलब उसको क्लियर करना, तो क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूनिट 12 के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। यूनिट 12 में जो प्रश्न है उनमें यूनिट 12 का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक्स। और एक्सेल और वर्ड है, उसमें क्या अंतर है ये आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वर्ड है उसमें केवल हम जो ज्यादा काम करते हैं स्पेलिंग वगैरह, और जो बहुत ज्यादा जिनमें शब्द लिखने होते हैं, इस तरह की चीजें उसमें आती हैं। और एक्सेल में होता है जैसे हम कोई शीट बना रहे हैं, किसी तरह के हमारे पास आंकड़े हैं और हमें उसका वर्गीकरण करना उनका, या फिर कोई तुलनात्मक इस तरह की कोई चीज है, तो हम उसको एक्सेल कहते हैं। जैसे एक विद्यालय में अलग अलग कक्षाओं में बच्चे हैं, उनके फर्स्ट टेस्ट में कितने नंबर आए, सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है, तो वो जो खांचे होते हैं कंप्यूटर में जहाँ मार्क्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, वो एक्सेल के अंतर्गत आएंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्या क्या है इसके अंतर्गत। पहला प्रश्न है अपने सामने, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किनके संयोजन से बनती है, मतलब किनको जोड़कर हम एक्सेल वर्कबुक बनाते हैं। तो वर्कबुक है, वर्कशीट है, चार्ट है, और वर्कशीट और चार्ट है। तो यहाँ जो दोनों आ रहे हैं एक साथ, वर्कशीट भी होती है और चार्ट भी होते हैं उसके अंतर्गत, और उससे अपनी जो एक्सेल वर्कबुक है उसका निर्माण होता है। सेक्शन होती है वो वर्कशीट और चार्ट दोनों का। तो पहले में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक नाम बॉक्स, तो जो नाम बॉक्स होता है उसके बारे में हमसे पूछा गया है कि ये क्या है। तो पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता नहीं। फॉर्मूला बार के बाई जो सेल है के बाई ओर दिखाई देता है, फार्मूला बार के बाई ओर देख, उसी को हम एक नाम बॉक्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन है, उसमें हमसे पूछा गया है कि वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो इसमें हमें ऑप्शन थोड़ा नीचे करते हैं। पहला है होम कॉपी, नहीं, होम पेस्ट नहीं, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी नहीं, एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने तथा दूसरे स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं होता। स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट एंटर बटन, यहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 है, मतलब तीसरा जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 4 है, डी वाला, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्कशीट के स्थान पर फॉर्मेटिंग को कॉपी कर आप अगर किसी अन्य जगह पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट एंटर बटन यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए वे स्क्रॉल न हो, निम्न में से क्या उपयोग लिया जाता है। तो बेसिक सा सवाल है, आपको उनको फ्रीज करना पड़ेगा, तब जाके वो है जो उपयोग में ली जा सकती है। तो फ्रीज पेंस कमांड इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसमें सही करना है। नेक्स्ट पांचवा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट या बटन दबाया जा सकता है। तो बटने का मतलब हो गया ज्यादा बटन्स। और जो पांचवा है उसमें अपना F11, जो शुरू वाले F7 से लेकर जो होते हैं उनमें से F11 वो बटन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 वाले में ये व्यवस्था रहती है। F11 अगर आप दबा रहे हैं तो आपको किसी भी चयनित सेल में एक चार्ट बनाने का जो शॉर्टकट की है वो F11 यूज होती है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 फाइल है, उसका जो एक्सटेंशन हुआ था उसमें क्या क्या है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है, एक्सेल एस और एक्स उसके साथ, और एक्सेल एस एक्स, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक्सटेंशन में याद रखना है ऐसे, जो सबसे फर्स्ट में दे रखा हो 3 का है, फिर 7 का है, फिर 10 का है। आगे 7वां क्वेश्चन देखते हैं, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। तो इसमें एक कॉपीड वैल्यू द्वारा सिलेक्शन नहीं, सेल कमेंट्स द्वारा नहीं, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, यानी एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अन्य, और वो है वो जो वैल्यू या उसको हम कह सकते हैं उसका जो रिजल्ट आएगा वो इसका सही उत्तर है स्पेशल कमांड के लिए।
8वां क्वेश्चन है, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या स्थिति बनती है? तो एक्सेल फॉर्मूला की मूल प्रति मिटा देता है, कॉपी करते हैं तो इस तरह की स्थिति नहीं बनती है। एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रिफरेंस संपादित कर देता है और उसकी जगह वो उसको पेस्ट कर सकता है, एडिट कर देगा पहले और उसको आप है जो क्लियर करके उसकी जगह उसको पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है अपना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? तो लाइन चार्ट और पाई चार्ट, केवल लाइन ग्राफ, बार चार्ट, बिल्कुल ये ठीक शब्द है, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, ये तीनों ही बनाए जा सकते हैं। आजकल पाई चार्ट का भी जमाना है, बहुत सारे डाटा हैं उसको हम पाई चार्ट से बहुत अच्छे समझ पाते हैं, तो वो भी लाइन ग्राफ भी सही है और बार चार्ट भी सही है। लास्ट जो 10वां प्रश्न है अपना, उसको देख लेते हैं। एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? अगर आपने बहुत अच्छे से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ रखा है तो फिर तो इस जो यूनिट में कोई प्रश्न है उसमें कोई समस्या आपकी आनी नहीं है। नहीं तो जो 10 प्रश्न दे रखे हैं उनको तो बहुत अच्छे से आपको याद करके जाना है। लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। और इसमें जो सेल वैल्यू लेकिन सेल संदर्भों का नहीं, तो ये नहीं है, सेल संदर्भ का नहीं नहीं आ गया है तो हटा देते हैं इसको। सेल वैल्यू या सेल संदर्भों का नहीं, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में सही हो जाएगा। एक सूत्र बनाने के लिए आप उपयोग करेंगे सेल की जो वैल्यू है और उसका रेफरेंस है, उन दोनों का। तो ये अपना जो यूनिट 11 और 12 है उसके प्रश्न जो कंप्लीट है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इससे जो अगले प्रश्न है उनकी बात करेंगे। धन्यवाद।